Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss about the chapter 11 electricity class 10th. So in this video I will discuss the entire chapter and I will discuss in such a manner that I will cover all the concepts and all the questions related to electricity जो कि आपके CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपसे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे स्टूडेंट्स चार्ज की। ओके, सो चार्ज की बात कर लेंगे। सो चार्ज की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है वो चार्ज की प्रॉपर्टी से बन सकता है। तो चार्ज जो है बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, उसकी जो पोलैरिटी है, देयर आर टू पोलैरिटीज़ देयर, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर वन इज़ नेगेटिव। जो स्टूडेंट्स लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ओके, बेसिकली मैं इसके पहले टॉपिक में चलूँगा करंट में, तो उसको करने से पहले हमें थोड़ा चार्ज को समझना है। और चार्ज की बात की जाए तो चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके, वेदर देर इज़ एनी टाइप ऑफ प्रोसेस, चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी बॉडी के पास चार्ज है तो इसका मतलब है या तो वहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब सिंपली कहें तो चार्ज होने का मतलब है बेसिकली जब आप किसी बॉडी को चार्ज करते हो तो देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर। सो अगर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी के पास तो उसे हम नेगेटिवली चार्ज कहेंगे। अगर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज़ टर्म्ड एज पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो होगी चार्ज के बारे में कुछ बातें। और इसके साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो चार्ज के बारे में है वो है कि चार्ज जो होता है इट इज़ ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। इस बात का मतलब है मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन है वो है Q इज इक्वल टू एन ई। और जो n है वो एक इंटीजर है और E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम जो है चार्ज का यूनिट है। तो आपके सामने मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा Q इज इक्वल टू एन ई। मैंने कहा यह चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। इसका मतलब चार्ज इज़ ऑलवेज इंटीग्रल। चार्ज इज़ ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मतलब अगर हम किसी बॉडी पे चार्ज की बात करते हैं तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑलवेज इंटीजर होंगे। मीन्स कहीं पर भी चार्ज कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि बॉडी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.1 हो। तो लाइक n इज़ ऑलवेज अ इंटीजर। 1 इलेक्ट्रॉन होगा किसी बॉडी के ऊपर तो उसके ऊपर चार्ज होगा 1 ही। 2 होंगे तो आ जाएगा 2e। इलेक्ट्रॉन की अगेन डेफिशिएंसी होगी तो पॉजिटिवली चार्ज कही जाएगी बॉडी। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे तो नेगेटिवली चार्ज कहा जाएगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक देयर। अगला जो पहला टॉपिक है बेसिकली 10th क्लास का स्टार्ट करने से पहले कि चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, दैट इज़ Q इज इक्वल टू एन ई। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा करंट के एक्सप्रेशन में जो कि अभी आप पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और करंट को। और देखिए दोस्तों, सर्किट क्या है स्टूडेंट? सर्किट क्या है? सर्किट बेसिकली एक अरेंजमेंट है वेरियस सर्किट एलिमेंट्स का। और ये सर्किट एलिमेंट्स क्या हुए? सर्किट एलिमेंट्स जैसे कि एक रेजिस्टेंस हुआ, आपके पास एक बैटरी हुआ और बल्ब हुआ, एनी टाइप ऑफ एलिमेंट देयर। ओके, तो सर्किट क्या है? वेरियस सर्किट एलिमेंट्स का एक प्रॉपर मैनर में बनाया गया एक सेटअप जिसमें कि जब उसको क्लोज्ड कहा जाएगा तो उसमें करंट फ्लो करेगा और जब उसमें उसे ओपन कहा जाएगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सर्किट एक बेसिकली वेरियस सर्किट एलिमेंट्स का एक प्रॉपरली अरेंज सिस्टम है। तो सर्किट में जो है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात की जाए, किसी भी वायर में बात की जाए तो देयर इज़ अ करंट। आपने करंट को सुना होगा। तो हमने ऊपर बात की स्टूडेंट्स चार्ज के बारे में और अब हम डिस्कस कर रहे हैं करंट के बारे में। जैसे यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है कि वाटर करंट, पानी बहता है, वाटर करंट एयर बह रही है, एयर करंट। उसी तरह से जब किसी वायर में या किसी भी एलिमेंट में, सिंपली मैं वायर बोल देता हूँ, सर्किट बोल देता हूँ, जब किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और जैसे कि बुक में लिखा गया है कंडक्टर, तो जैसे किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, किसी सर्किट में जब चार्ज फ्लो करता है, वेन एवर देर इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज, जब चार्ज फ्लो करता है तो हमें चार्ज के फ्लो की वजह से मिलता है करंट। ओके, तो अगर मैं ऑन एवरेज सिंपल बात कहूँ कि लेट सपोज कि अगर किसी वायर में, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से, लाइक दिस इज सम वायर देयर, इसके क्रॉस सेक्शन में से जो है इफ़
कुछ चार्ज फ्लो कर गया है, तो लाइक इफ नेट चार्ज क्यू फ्लो कर गया है इन टाइम टी में, तो हम कहेंगे कि सर्किट में जो करंट है दैट इज क्यू बाय टी। ओके, दैट इज द फॉर्मूला टू गेट द करंट देयर। अगली क्लासेस में, अगर आप जब हायर क्लासेस में 12th में जाएंगे, तो वहाँ पर करंट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा डी क्यू बाय डी टी। लेकिन सिंपली अगर कहीं पर किसी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर में अगर Q चार्ज फ्लो कर गया है टाइम t में, तो हम कहेंगे कि क्रॉस सेक्शन में से जो करंट है वो है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो एक दूसरा फॉर्मूला आपको यहाँ मिला। पहला मैंने ऊपर लिखा Q इज इक्वल टू एन ई, तो दूसरा फॉर्मूला करंट का मिल गया आपको। सो करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लाइक अगर सिंपली डिफाइन करना है, सो लेट सम Q चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द cross section of a conductor per unit time, then we can say that there is a current. So current is basically the flow of charge in some through some conductor or through some cross section of conductor. तो करंट का वैल्यू आ गया अपने पास Q बाय टी। करंट जो है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, और करंट का जो यूनिट होता है स्टूडेंट्स वो होता है एम्पियर। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है पेपर में जाने से पहले, यूनिट वगैरह सब पता होना चाहिए। तो और करंट का यूनिट एम्पियर है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, फॉर्मूला क्यू बाई टी है, और चार्ज की हमने बात ऊपर कर ली, इसकी यूनिट कूलम होती है। और फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक सर्किट दिख रहा है, एक स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहा है सर्किट का, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स हैं। तो सर्किट प्रॉपरली जुड़ा भी होना चाहिए, अदरवाइज आपको जो है आउटपुट नहीं मिल पाएगा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो दिस इज सम बैटरी देयर, ये बैटरी का साइन है, बड़े वाला पॉजिटिव का है, छोटे वाला नेगेटिव का है। और करंट का जो डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल करंट का, वो होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, because initially it was thinking that it is due to the current is due to the motion of positive charges. So still in that regard, or we can say that still in that convention, अभी भी हम करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो सर्किट में करंट पॉजिटिव से चलेगा और नेगेटिव तक फ्लो करेगा थ्रू आउट द बैटरी, पूरे सर्किट में, पर डायरेक्शन देंगे पॉजिटिव से नेगेटिव उसका। ये एक बल्ब लगा हुआ है स्टूडेंट्स, ये बल्ब का एक सिंबल है, एमीटर लगा हुआ है, एमीटर। एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है करंट को मेज़र करने में। ओके, सो एमीटर एक मीटर है जो करंट नाप के देगा, और ये की है कि सर्किट को ओपन या क्लोज करती है। अगर सर्किट क्लोज है इट मीन्स करंट फ्लो कर रहा है, और अगर सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ये एमीटर है, एमीटर को भी आप जोड़ेंगे ध्यान से, बैटरी का नेगेटिव है, देन यू विल कनेक्ट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी देयर इन दिस सेंस, जिसको आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो एमीटर करंट नापता है। और एक और डिवाइस आप देखेंगे, मीटर यहाँ देखेंगे, जिसका नाम है वोल्ट मीटर, जो कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। यहीं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एमीटर जो होता है स्टूडेंट्स सर्किट में लगाया जाता है सीरीज़ में, और जो वोल्ट मीटर होता है वो लगाया जाता है पैरेलल में। ओके, जिसके भी अक्रॉस आपको वोल्टेज नापना है, आप वहाँ पर उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगा देंगे। एमीटर के बारे में इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, एमीटर की जो रेजिस्टेंस है, जो आइडियल एमीटर है उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 0, और जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए इन्फिनाइट, मीन्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वोल्ट मीटर में से कोई करंट फ्लो ना करे, बिकॉज उसको 2 पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। मुझे अगर जैसे इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज नापनी है, तो मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाऊंगा इसके बल्ब के पैरेलल में, यहाँ लाइक ये पॉइंट का नाम ए है, इसका बी है। तो आई वॉन्ट कि वोल्ट मीटर में से कुछ करंट फ्लो ना करे, इट शुड हैव दैट इन्फिनाइट रेजिस्टेंस इफ इट इज़ अ आइडियल वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए इन्फिनाइट, और एमीटर्स आर इन सीरीज, तो उनका होना चाहिए 0। तो ये होगी सर्किट की बात और करंट की बात। तो बेसिकली मैं कहूँ तो फॉर्मूला आपके पास यहाँ 2 आया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ से बोर्ड के पेपर में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समटाइम्स अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो चार्ज देंगे, टाइम देंगे, करंट निकाल लेंगे आप, और कई बार करंट देंगे या तो टाइम देंगे, करंट और टाइम देंगे, चार्ज पूछ लेंगे कितना चार्ज फ्लो किया है। कई बार आपको Q को भी सॉल्व करना होगा, फिर I निकालना होगा। जैसे Q का फॉर्मूला होता है Ne। सो लेट सपोज आपको दे दिया कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप चार्ज बताएंगे, वहाँ चार्ज को पुट करेंगे और करंट निकालेंगे। तो इस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, जब आप ध्यान रखेंगे यूनिट्स का भी, जो करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है, लेकिन कभी अगर करंट मिली एम्पियर में दिया हो, 1 मिली एम्पियर का मतलब है 10⁻⁻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 
3 एम्पियर्स। और माइक्रो का मतलब है, ये सिंबल है माइक्रो एम्पियर का। सो माइक्रो का मतलब है, मतलब माइक्रो का सिंबल म्यूट। सो 1 माइक्रो एम्पियर मीन्स 10 की पावर -6 एम्पियर्स। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ओके, और अगेन इसका यूनिट जो है वो एंड्रे मैरी एम्पियर के नाम पर है। और अगर आपसे कोई एम्पियर पूछता है कि 1 एम्पियर क्या है, देखिए हमने करंट का फॉर्मूला देखा ऊपर, इट इज़ Q/T। मुझे डिफाइन करना है करंट को, लाइक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर, देन डेफिनेटली मैं Q को 1 लूँगा, टाइम को 1 लूँगा। सो वी कैन से दैट इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through cross section of the conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. So 1 ampere is basically the flow of 1 coulomb of charge per second. So that is the definition of 1 ampere. ये भी पूछी जा सकती है। Okay students, so this is about the first part of the chapter जिसमें हम करंट और चार्ज की बात कर रहे थे, सर्किट की बात कर रहे थे। ये क्वेश्चन है सिंपल सा, आई होप आपने किया होगा जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। सो दिस इज सम करंट इज बिंग ड्रॉन मतलब जब डिवाइस लगता है, सर्किट क्लोज होता है तो करंट फ्लो करता है, बिकॉज वहाँ पर कोई डिवाइस लगा है, उसकी रिक्वायरमेंट है, दैट इसका मतलब है ड्रॉन, खींचना। बाय अ फिलामेंट ऑफ बल्ब फॉर 10 मिनट्स फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। देखिए अब चार्ज पूछ लिया तो आप फॉर्मूले में गए, I इज इक्वल टू Q/T। तो यहाँ से आपने Q निकाल लिया, I इंटू टी। सो I की वैल्यू थी अपने पास वहाँ पर 0.5 एम्पियर्स, और टाइम दिया गया था हमें मिनट्स, 10 मिनट। बट मिनट जो है टाइम की SI यूनिट नहीं है, टाइम की SI यूनिट है सेकेंड्स। तो आपको वो 10 मिनट को बदलना था। सो 10 इंटू 60 करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड है, 600 आ जाएगा। तो 600 इंटू 0.5 आपके पास 300 कूलम आ जाएगा। सो दैट इज़ द आंसर फॉर दैट, कि इतना चार्ज जो है वो ड्रॉ किया है फिलामेंट ने 10 मिनट में। सिमिलरली आगे भी आपके पास ब्लू बॉक्स में क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। सर्किट का मतलब आप समझा सकते हैं, तो सर्किट इज़ बेसिकली कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन जरूरी नहीं कि बुक में लिखे वैसे लिखने। सर्किट इज़ बेसिकली प्रॉपर और प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेरियस सर्किट एलिमेंट्स सच दैट करंट विल फ्लो through these elements or through the circuit. So that we can say that that is a definition of a circuit. यूनिट ऑफ करंट, अगेन यूनिट ऑफ करंट एम्पियर है, लेकिन यहाँ उसे डिफाइन करने को कहा गया, तो हमने ऊपर उसको डिफाइन कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं, तो आप जाएंगे फॉर्मूले में Q इज इक्वल टू एन। कितने इलेक्ट्रॉन है कि वो 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, तो चार्ज को 1 भर दीजिएगा, एन निकालना है आपको, ई की वैल्यू 1.6, 10 की पावर -19 होती है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहाँ से एन निकाल लेंगे आप, इट इज़ सिंपली लाइक 1/1.6, 19 उधर जाके प्लस में चला जाएगा। सो यू कैन सॉल्व दिस, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। लाइक दिस इज 1.6 नीचे, 19 वहाँ जाके प्लस का हो गया। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट करंट एंड चार्ज। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकता है, अगेन रिपीटिंग, यही जो ऐसे क्वेश्चन यहाँ लिखे गए हैं इस तरह का ही क्वेश्चन आ सकता है। करंट निकालने को आ सकता है, चार्ज दिया होगा, टाइम दिया होगा, यूनिट वगैरह का ध्यान रखिए, कई बार टाइम मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, या करंट मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर दिया होता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। सो टेक केयर ऑफ दैट, अदरवाइज यहाँ से और ऐसा कोई एक्सेस में कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है 10th क्लास के लिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए अगर हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस करें, जब भी आपने देखा होगा कोई भी चीज़ अगर फ्लो करता है तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम डिफरेंट। जैसे मैं पानी की बात करता हूँ कि पानी फ्लो करता है तो पानी ऊपर से नीचे फ्लो करता है, तो देयर मस्ट बी सम हाइट डिफरेंस, और वी कैन से दैट कि सम पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है अगर हम किसी वाटर को स्टोर करते हैं। सो हाइट पे पानी चला गया तो लाइक लेवल का डिफरेंस बढ़ गया और चीज़ें फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। पानी फ्लो करता है किसी पाइप में तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी फ्लो करता है। हम अगर हीट की बात करते हैं तो हीट बेसिकली हाई टेम्परेचर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है वो फ्लो करती है। सिमिलरली अगर हम करंट की बात करते हैं, जैसे ऊपर एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है, लाइक कि पानी फ्लो कर रहा है, सो डेफिनेटली देयर इज सम प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ ट्यूब, लाइक यू हैव अ ट्यूब। सिमिलरली अब हम वायर में बात करें, दिस इज वायर, ओके। क्रॉस सेक्शन मीन्स समझिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है पूरा सर्कुलर पोर्शन, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो किसी के भी क्रॉस सेक्शन में से अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम प्रेशर डिफरेंस, जिसको हम सिंपली इलेक्ट्रिकल प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर या पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं अक्रॉस दैट कंडक्टर। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सेल
और बैटरी। ओके, इसको हम सेल या बैटरी कहते हैं। बड़े वाला साइन पॉजिटिव का है, छोटे वाला साइन नेगेटिव का है। तो बेसिकली पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइन एज दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेशर और इलेक्ट्रिकल प्रेशर, बिकॉज ऑफ दैट electrons flow through the cross section of that conductor. Okay, so there is some chemical energy stored in the cell, and we expand, or we can say that we uh, utilize that chemical energy, and that creates the potential difference or that so called electrical pressure there, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं और उनके फ्लो से हमें करंट मिलता है। सो व्हेनेवर जब भी हम अपना पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे दो पॉइंट्स के बीच में, पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है, पोटेंशियल इज W अपॉन Q, वर्क पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल में हो क्या रहा है कि जो सेल है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है, वो वर्क कर रहा है वहाँ पर। सो दैट पोटेंशियल को डिफाइन करना है, इट इज़ लाइक वर्क पर यूनिट चार्ज। वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। सो ये पोटेंशियल का डेफिनेशन है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज करके। पोटेंशियल की जो यूनिट है स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट है, वो है वोल्ट। वर्क की आप जानते हैं जूल है, और चार्ज की कूलम है। सो वी कैन से दैट पोटेंशियल का एक और यूनिट है जूल पर कूलम, या हम उसको वोल्ट भी कह देते हैं। सो इट इज़ नेम्ड आफ्टर वोल्टा, एलेजेंड्रो वोल्टा, जिनके नाम पर वोल्टेज की यूनिट बनी है। और अगर आपको कोई डिफाइन करने को कहता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट, या व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, so like for example I have 2 points there, point A and point B. So if I am taking a charge of 1 coulomb from point A to B, और अगर हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए 1 कूलम के चार्ज को 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। ये वर्क कर कौन रहा है? ये वर्क कर रही है वो बैटरी और सेल। उसके अंदर है केमिकल एनर्जी, उस एनर्जी की वजह से वो खर्च हो रही है वहाँ पर केमिकल एनर्जी, और जैसे जैसे वो खर्च हो रही है सर्किट में करंट मेंटेन है, और जैसे बैटरी आपकी ख़त्म हो जाएगी सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो 1 कूलम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए अगर हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ता है, देन वी कैन से दैट कि ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर when 1 joule of work is being done to charge of 1 coulomb from that point to that other point. So that is called पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन होगी आपके पास, और 1 वोल्ट को डिफाइन किया लाइक 1 जूल पर कूलम। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया, इसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसको वोल्ट मीटर कहते हैं, और उसको पैरेलल में लगाया जाता है, तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो अगेन कहूँगा तीसरा फॉर्मूला आपको यहाँ से मिला पोटेंशियल का, वर्क अपॉन चार्ज। ओके, सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, एक 2 कूलम का चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का, वर्क कितना करना पड़ेगा? सिंपली V इज W बाई Q लगाइए, W निकाल दीजिए, V इंटू Q। सो पोटेंशियल डिफरेंस है 12 का, 2 कूलम का चार्ज है, तो 24 जूल का आपको वहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन हैं। सो 24 जूल आपका आंसर है। कौन सा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है? वो है स्टूडेंट सेल, या उसके सिंपली आप बैटरी कह सकते हैं। ओके, व्हाट इज मेंट बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। व्हेन वर्क ऑफ 1 जूल इज बीइंग डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 1 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स, देन वी कैन से दैट उन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। बेसिकली व्हाट इज एनर्जी गिवन? ये एनर्जी दे रही है बैटरी, तो चार्ज को दे रही है, चार्ज मूव कर रहा है, तो कितना एनर्जी दिया है? बेसिकली जो वर्क किया है वही एनर्जी आप दे रहे हैं। तो आपको सिंपल अगेन फिर से यही फॉर्मूला लगाना है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क की वैल्यू आएगी V इंटू क्यू। सो आपने जो बैटरी है वो 6 वोल्ट का है वहाँ पर, और ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब 1 कूलम आपको लिखना है यहाँ पर। सो इट इज़ 6 जूल। सो व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क इज डन? 6 जूल वर्क इज डन। तो चैप्टर में जो तीसरा फॉर्मूला आया वो आया V इज इक्वल टू W बाय Q। सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। तो इसमें इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बैटरी के बारे में। लाइक अगर मैं बैटरी की बात करता हूँ, ये देखिए बहुत सारे सेल्स हैं। ओके, इसको सीरीज में सेल्स को जोड़ना कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है। ओके, सो इस तरह का क्वेश्चन पहले एक बार पूछा गया है पेपर के अंदर। सेल्स ऐसे जोड़े गए थे, उसमें कुछ पैटर्न चेंज कर दिया गया, तो कहा गया कौन सा सही पैटर्न होना चाहिए एज पर 10th क्लास लेवल।
सो इस तरह का जो अपना अरेंजमेंट होगा सेल्स का वो सही होगा। इसको सेल्स ग्रुपिंग इन सीरीज़ कहा जाता है। सो ये प्रॉब्लम यहाँ से बन सकती है इस तरह से। और बाकी पोटेंशियल का रिलेशन हमने लिख लिया है, वर्क अपॉन चार्ज, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आगे सर्किट डायग्राम की तरफ चल रहे हैं। तो सर्किट डायग्राम में वेरियस एलिमेंट्स जोड़े जाते हैं, कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए। ये सेल का सिंबल है, ये सेल का कॉम्बिनेशन है, देखिए दिया हुआ है, बुक के अंदर भी दिया हुआ है, कहीं भी कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाएगा आपके सिलेबस से। और ये की है, ये ओपन है स्टूडेंट्स। अगर ये डॉट लगा होगा तो की लाइक प्लग की गई होगी आपने, मतलब उसमें की को आपने डाला होगा अंदर, स्विच आपका, सर्किट आपका क्लोज होगा। ओके, और नाम इसका प्लग की है। और ये ओपन है, डॉट नहीं है, ओपन है, डॉट है, क्लोज है। क्लोज में आपका करंट फ्लो करेगा, ओपन में करंट फ्लो नहीं करेगा। ये वायर्स के जॉइंट हैं और ये वायर क्रॉसिंग है, जैसे एक वायर है और ऊपर से ऐसे आप भेज दिया तो ये क्रॉस कर रही है विदाउट एनी, उनके बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद बल्ब का सिंबल है, ये तो बल्ब दिख ही रहा है, ये भी बल्ब का सिंबल है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस या इसको रियोस्टैट आप कह सकते हो, जिसकी रेजिस्टेंस वेरी की जा सकती है। और ये एमीटर बना है और ये अपने पास सिंपली वोल्ट मीटर बना है। तो ये कुछ सिंबल हैं, पता होने चाहिए, क्योंकि सर्किट ड्रॉ करने को आ सकते हैं पेपर के अंदर। तो आपको सिंबल सारे पता होने चाहिए, जितने 11 के 11 सिंबल एनसीईआरटी में दे के रखे हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। ओके, तो ओम्स लॉ में हम देखेंगे कि वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशनशिप है। तो स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए। यहाँ से क्वेश्चन के पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो जब भी हम किसी कंडक्टर की, मैंने एक कंडक्टर ले लिया, इसके अक्रॉस मैंने लगा दी बैटरी, एंड वी हैव स्टडीड कि बैटरी लगाने से जो है सेल के इस वायर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे। बाकी करंट की डायरेक्शन आपको पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव हम लेते हैं। तो whenever we apply the voltage and we get the current there, okay, so for a conductors voltage और current का एक linear relationship रहता है। okay, so when we remove the proportionality we get a constant and that constant is called resistance of the conductor। resistance का मतलब है obstruction, जो obstruction मिलेगा, obstruction to flow of charge, flow of a charge, or we can simply say that obstruction to the flow of electrons, so that is called resistance। इट इज़ नॉट लाइक कि अगर मैं सभी तरह के मटेरियल्स को सेम वोल्टेज लगाता हूँ तो मुझे सेम करंट मिलेगा। इट समथिंग डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑल्सो। ओके, डायमेंशन ऑफ मटेरियल ऑल्सो, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। सो व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी वी गेट आर, सो दैट इज़ अ कांस्टेंट देयर। सो वी हैव अ इक्वेशन v इज इक्वल टू आई आर, हमें एक इक्वेशन मिलती है v इज इक्वल टू आई आर। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट कि ये दैट v इज प्रोपोर्शनल टू i, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ, इसको ओम्स लॉ कहा जाता है। बट जब हम ये इक्वेशन लिख देते हैं v इज इक्वल टू आई आर, दैट इज नॉट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज v इज प्रोपोर्शनल टू i, दैट इज अ इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है जो हमें मदद करता है, हेल्प अस टू फाइंड रेजिस्टेंस। ये इक्वेशन है जो हमें रेजिस्टेंस को फाइंड करने में मदद करती है, दैट इज अ इक्वेशन। और ओम्स लॉ है v इज प्रोपोर्शनल टू i, तो ओम्स लॉ लिखने में आएगा आपको। सो यू कैन सिंपली स्टेट दैट व्हेनेवर वी अप्लाई द वोल्टेज देयर इज अ करंट इन द सर्किट एंड देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर द कंडक्टर, सो दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। और आप यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हो v इज इक्वल टू आई आर, और जहाँ पर भी v और i का ग्राफ बनाने को आए और अगर वो लीनियर बन रहा है तो हम वो कहेंगे वो हमारा ओमिक मटेरियल है। ओमिक दैट फॉलोज द ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक, आर कॉल्ड ओमिक मटेरियल्स। तो बेसिकली जो एक यहाँ पर मटेरियल लिया गया है, ऊपर निक्रोम वायर लेके रखा है, तो वहाँ पर v और i का जो ग्राफ है वो लीनियर आ रहा है। ये ग्राफ आप इस तरह से देख सकते हैं, दिस इज़ v एंड दिस इज़ i, सो देर इज़ अ लीनियर ग्राफ। और ये जो ग्राफ है ये बेसिकली एक ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो m का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर 100%। तो जब भी आपने रिलेशन लिख लेना है यहाँ पर v इज प्रोपोर्शनल टू i, सो वी गेट r देयर, सो दैट r इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर, और इसको हम जो है रेजिस्टेंस कहते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। 10th क्लास में टेम्परेचर की वेरिएशन की कोई बात नहीं है, लेकिन टेम्परेचर की वेरिएशन से रेजिस्टेंस बदलता है। पर आप ध्यान रखिए 10th क्लास में आपका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ बदलाव, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है 10th क्लास के अंदर। तो रेजिस्टेंस विल बी अ कांस्टेंट देयर इन योर एग्जाम्स, इन योर क्वेश्चंस। और ये इसका सिंबल है ओम। ओके, ओम इसका यूनिट है
और ये इसका ओम का सिंबल है। तो जब भी आप पेपर में वी और आई का ग्राफ देखेंगे, सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर लाइक वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। वी अपॉन आई जो है आर के बराबर है। तो जब भी आप ग्राफ की स्लोप लेंगे, लाइक आपने कोई दो वैल्यूज ली वी टू माइनस वी वन अपॉन आई टू माइनस आई वन, इसको हम स्लोप कहते हैं। तो जब भी आप कोई स्लोप लेंगे वी आई ग्राफ का, तो यू नो दैट वोल्टेज अपॉन करंट इज बेसिकली रेजिस्टेंस। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस रिजल्ट कि वी आई ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको देने वाली है रेजिस्टेंस, वो आपको देगा रेजिस्टेंस। बट टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट अगर वोल्टेज को वाई एक्सिस में लिया है तो ग्राफ की जो स्लोप है वो देगी रेजिस्टेंस, पर जो वी है वो होना चाहिए वाई एक्सिस में और जो करंट है वो होना चाहिए एक्स एक्सिस में। तो स्लोप देगी रेजिस्टेंस। जैसे मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, दो मटेरियल दे दिए ए और बी, तो यहाँ पर ऑब्वियसली स्लोप मतलब स्टीपनेस ऑफ कर्व, तो स्लोप ए के लिए ज़्यादा है। ओके, स्लोप ए के लिए ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ए की जो रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। रेजिस्टेंस ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। लेकिन अगर यही ग्राफ स्टूडेंट्स उल्टा दे दिया गया, जैसे कि मान लीजिए ऐसा दे दिया गया, दिस इज़ आई और दिस इज़ वी, इस तरह का ग्राफ दे दिया गया, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, तो अभी स्लोप बन गया आपका सिंपली आई अपॉन वी। तो आई अपॉन वी तो वन अपॉन आर होता है, सो उल्टा हो गया, नेचर चेंज हो गया। सो इट मीन्स दैट अगर ऐसा कुछ दिया होगा तो आपके पास जिसकी स्लोप ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम है, तो नेचर चेंज हो गया ग्राफ का। तो अभी आप कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए इज़ लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। तो एक तो ग्राफ से ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है, वी आई ग्राफ, या कभी वी आई ग्राफ बनाने को भी पेपर में आ सकता है। सो अगर वोल्टेज वाई एक्सिस में है तो स्लोप रेजिस्टेंस देगा, और अगर अपना करंट वाई एक्सिस में है तो स्लोप जो है वन अपॉन आर देगा। उस केस में जिसकी स्लोप कम होगी उसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी बेसिकली दूसरे के कंपैरेटिवली। तो यहाँ से अपना ये वी आई जो ओम्स लॉ है वो लिखने को भी आ सकता है, और वोल्टेज और करंट के ग्राफ से जज करने को भी आ सकता है कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसकी रेजिस्टेंस कम है। ओके, और टेम्परेचर के साथ कोई डिपेंडेंस 10th क्लास में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है इसकी बात कर लेते हैं, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो रेजिस्टेंस है उसका जो फॉर्मूला रहता है, लाइक वो फॉर्मूला पूरा लिख लेते हैं। रिलेशन, रेजिस्टेंस का रिलेशन है लेंथ के साथ डायरेक्टली, और रेजिस्टेंस का एरिया के साथ है इनवर्स रिलेशनशिप। एंड देन व्हेन वी अगेन राइट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी देयर, रिमूव द दिस प्रोपोर्शनलिटी देयर, सो वी गेट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज रो। तो रिलेशन बनता है रेजिस्टेंस का R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो एल मीन्स द लेंथ ऑफ द वायर और द स्पेसिमेन, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल अपॉन ए, और इस रो को कहा जाता है स्टूडेंट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये एक मटीरियल प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती है। अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ, जो कॉपर की वायर है, चाहे आप 1 सेंटीमीटर की लीजिए, 10 सेंटीमीटर की लीजिए, 1000 सेंटीमीटर की लीजिए, उसका एरिया कम कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, पर उसका जो रेजिस्टिविटी है, रो है, वो कांस्टेंट रहेगा। रो बदलता है व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर ऑफ योर मटेरियल, बट अगेन रिपीटिंग 10th क्लास में टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ रो के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पेपर में रो की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। तो रो इज़ अ मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया के साथ चेंज हो सकती है। ओके, होती है बेसिकली लेंथ और एरिया के साथ। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस है, और जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना कम रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली रेजिस्टेंस एक क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट है, डायमेंशन डिपेंडेंट है, क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट है, और रजिस्टिविटी मटेरियल डिपेंडेंट है। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं कि वायर को हमने 3 टाइम्स कर दिया तो रजिस्टिविटी पे क्या असर होगा, तो आप हमेशा लिखेंगे नो, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज विल बी देयर, क्योंकि रजिस्टिविटी जो है वो एक मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, चेंज करती है सर्टन केसेस में, मीन्स लाइक टेम्परेचर की बात की अगर हमने, लेकिन टेम्परेचर का अगेन 10th क्लास में कोई डिपेंडेंस है ही नहीं। सो आर इज रो एल अपॉन एक फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस की यूनिट जो है ओम है,
स्टूडेंट्स, और रजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर है। ओम मीटर इज द यूनिट फॉर रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो कंडक्टिविटी होता है। वैसे 10th में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आई एम सेइंग रजिस्टिविटी, दिस इज रजिस्टिविटी, इसका रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द ईज विद विच चार्ज कैन फ्लो, और रजिस्टिविटी उसका रेसिप्रोकल है। तो रो इज 1/सिग्मा, सिग्मा कंडक्टिविटी है, दैट इज रो। तो ये वेरियस मटेरियल्स हैं, उनकी रजिस्टिविटी दे के रखी है। सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे कम है और बाकी अपने और भी हैं। सो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर देयर। एंड इंसुलेटर्स हैं जो बैड कंडक्टर्स हैं। अलॉयज़ हैं, अलॉयज़ में ये आप याद रख सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन। कॉन्स्टेंट, ये कॉपर निकल और मैग्नीनिन, सॉरी कॉपर और निकल का अलॉय है, कॉपर और निकल से बना है। और अगला है मैग्नीनिन, यह है कॉपर मैंगनीज और निकल। ये आपको याद रखने होंगे, कॉन्स्टेंट, कॉपर और निकल। मैग्नीनिन यहाँ से एम से आप रखिए मैंगनीज, एन लग रहा है आपको निकल, और साथ में यहाँ पर कॉपर भी है। ओके, ये मैग्नीन है। और निक्रोम है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। अगेन स्टूडेंट्स ये पूछे जा सकते हैं पेपर में एक एक नंबर में कि किसका कौन सा लॉय है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में मेंशन्ड है। मैग्नीनिन, कॉपर, मैंगनीज और निकल, कॉन्स्टेंट, कॉपर और निकल, और निक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। सो ये अलॉयज तीन ही है बेसिकली आपको। सो जैसे वैसे नोट बना है, यू नीड नॉट मेमोराइज दीज वैल्यूज, बट दिस इज फॉर द वैल्यूज, ओके, नॉट फॉर दैट अलॉय। तो वैल्यूज नहीं रटने हैं, पेपर में दिए जाएंगे, लेकिन आपको अलॉयज का कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। सो दैट वाज अबाउट दैट ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ के ग्राफ से आप देखिए आपने ऊपर की क्या क्या आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने देखा, रो रेजिस्टिविटी है, मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। ओके, सो और बट टेम्परेचर के साथ, जैसे यहाँ भी देखिए मेंशन है 20 डिग्री सेल्सियस पर, बट स्टिल अपना ये लाइक टेम्परेचर के साथ 10th में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स जैसे ये कुछ रेंज है, तो मे बी आप इसे याद रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ आप जो हैं वो याद रख सकते हैं। जैसे रजिस्टिविटी की रेंज है मेटल्स और अलॉयज़ के लिए, ओके, लो रजिस्टिविटी रेंज है 10⁻8 से 10⁻6, ठीक है। वैसे मैंने कहा कि नीचे लिखा गया है कि नॉट नीड टू मेमोराइज, बट स्टिल ये रेंज आप याद रख सकते हैं। 10⁻12 से 10⁻17 इंसुलेटर्स के लिए है, और ये आपका मेटल्स और अलॉयज़ के लिए -8 ओम मीटर से -6 ओम मीटर, 8 से 6 ओम मीटर, ऐसे याद रखिए, -8 से -6, और 12 से 17 जो है प्लस में है, 10⁻12 और 10⁻17 ओम मीटर, दिस इज़ फॉर इंसुलेटर्स। बाकी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अलॉयज़ हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं, जलते नहीं हैं हाई टेम्परेचर्स पर, इसीलिए इनको जो है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। ये जलते नहीं है, ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर्स पर, तो इसीलिए इनको हीटिंग डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर्स एक्सेट्रा में यूज़ किया जाता है। बल्ब्स में एक फिलामेंट यूज़ किया जाता है टंगस्टन का, और लाइक फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, तो इसका भी लाइक हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है। सो व्हेन इट इसको हीट करते हैं सो इट स्टार्ट्स ग्लोइंग देयर। सो टंगस्टन को यूज़ किया जाता है एज अ फिलामेंट, और कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में, बिकॉज दे हैव गुड कंडक्टिविटी, सो इजीली कैन पास द करंट देयर, सो गुड कंडक्टर्स आर देयर। सो कॉपर और एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स और लाइंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके पास यहाँ से इस बॉक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये सिंपली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगेन यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर का इस्तेमाल किया गया होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब है, वहाँ पर सोर्स वोल्टेज है 220, हाउ मच करंट इट विल ड्रॉ, रेजिस्टेंस 1200 दिया है, और हाउ मच करंट हीटर विल ड्रॉ फ्रॉम सेम सोर्स इफ रेजिस्टेंस इज 100 ओम। अगेन स्टूडेंट्स आप सिंपली V इज इक्वल टू आई आर का यूज़ कर सकते हैं, आई निकाल सकते हैं V/R करके, वोल्टेज 220 है और रेजिस्टेंस 1200 है। सिंपल प्रॉब्लम है, 0.18 एम्पियर, अगेन वोल्टेज 220 है, रेजिस्टेंस 100 है, तो आप भरिए 220/100, 2.2 एम्पियर। इसमें नोट लिखा है डिफरेंस ऑफ करंट ड्रॉन बाय बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर from the difference of current drawn by electric bulb and electric heater. Obviously their resistance are different, so they are drawing the different current there. सिमिलरली आगे भी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें वोल्टेज दे के रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ हीटर, ओके, सो हीटर के अक्रॉस बेसिकली यू कैन से दैट देर इज अ वोल्टेज ऑफ अ बैटरी, यू कैन से दैट सेल ऑफ
समथिंग और समथिंग लाइक वोल्टेज इज देयर गिवन, सिंपली 60 वोल्ट लगा के रखा है आपने, करंट वहाँ 4 एम्पियर है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 120। तो सिंपली स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, आपको 60 वोल्ट दिया था, आपको करंट 4 दिया था, सो V इज इक्वल टू आई आर आप लगाएंगे तो R निकाल लेंगे 60/4 करके, तो यहाँ से आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगी अपने उस हीटर की 15 ओम। अब कहा हमने पोटेंशियल को 120 कर लिया, तो बताइए करंट क्या आएगा। तो वोल्टेज को आप 120 रखेंगे, रेजिस्टेंस अब आपको पता चल चुकी है पीछे दिए गए डाटा से, तो 15 से डिवाइड कर लेंगे तो बोले करंट जो है वो 8 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से वी हैव द प्रॉब्लम्स देयर। जैसे अगली प्रॉब्लम देख लीजिए, अगली प्रॉब्लम में रेजिस्टेंस वायर का देके रखा है 26 ओम। इफ़ द डायमीटर इज ऑल्सो गिवन, मिलीमीटर में है, देखिए मिलीमीटर का मीटर बनाना हो तो 0.3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 के साथ, वो मीटर बन जाएगा। रजिस्टिविटी पूछी गई है, टेबल का इस्तेमाल करना है वैल्यू को प्रोडिक्ट करने के लिए। लाइक ये डायमीटर है स्टूडेंट्स, इन्होंने डायमीटर को ही लिख दिया यहाँ पर, लेंथ लिख लिया। अब ये रो निकाल रहे हैं यहाँ पर, देखिए आर का फॉर्मूला था रो एल अपॉन ए एरिया, और रो का फॉर्मूला बन गया आर ए बाय एल। देखिए आर आपको गिवन है, एरिया आपको निकालना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला रहेगा पाई आर का स्क्वायर। तो इन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, लाइक रेडियस को चेंज नहीं किया था, ओके सॉरी डायमीटर को चेंज नहीं किया था, रेडियस को आप स्टूडेंट्स डायमीटर अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा रो इज आर अपॉन एल, और एरिया को लिख सकते हैं आप पाई, आर स्क्वायर था, आर को आपने d/2 लिखा तो बन गया पाई डी स्क्वायर बाय 4। नाउ यू सिंपली हैव टू पुट द वैल्यूज देयर। आर की वैल्यू भरेंगे आप, वो 26 है, लेंथ 1 मीटर है, पाई इज 3.14, 4 नीचे है, डायमीटर दे के रखा है 0.3 मिलीमीटर, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर में लेके जाना है और उसका स्क्वायर करना है, देन यू विल गेट द आंसर फॉर रजिस्टिविटी। फिर ये आ जाएगा 1.84 10⁻⁶ ओम मीटर, वो वहाँ टेबल से देखना है, तो ये बेसिकली मैंगनीज से मैच करेगा, तो दिस इज द resistivity और दैट वायर इज बेसिकली ऑफ मैंगनीज देयर। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। देन अगेन दैट प्रॉब्लम इज अ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। एक वायर का लेंथ L है, एरिया A है, रेजिस्टेंस 4 है। What would be the resistance of another wire same material length L/2 क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A। देखिए R का फॉर्मूला रहेगा रो एल अपॉन ए, ये बात फिक्स है। एक चीज़ आपने याद रखनी है इस तरह के क्वेश्चंस में कि आपके पास अगर एक वायर है, उसकी कुछ लंबाई है और उसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ओके, तो उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। अगर आप तार को खींच के पतला कर देते हैं तो उसका एरिया कम हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट क्या रहता है, वॉल्यूम। आपने एरिया बदल दिया, मान लीजिए ए डैश कर दिया, तो लेंथ भी बदलेगी, एल डैश होगी, लेकिन कांस्टेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 4 है, मैं उसके लिए रिलेशन लिख लेता हूँ आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, उसकी रेजिस्टेंस 4 है, रो रजिस्टिविटी है, उसकी लेंथ एल है और एरिया उसका ए है, तो मैं नोट कर लेता हूँ कि रेजिस्टेंस आ गई 4 रो एल अपॉन ए। नाउ बोला व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, तो अनदर वायर की रेजिस्टेंस को मैं आर डैश मान लेता हूँ, मटेरियल सेम है रो, लेकिन जो दूसरी वायर आपको दी गई है उसकी लेंथ है एल अपॉन 2, तो आप 2 लिख लीजिए, एल अपॉन 2 लिख लीजिए, और एरिया दे के रखा है 2A। ओके, मैं ये जो कॉन्सेप्ट कहा भी यहाँ इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं हुआ, बट स्टिल इसको आप ध्यान में रखेंगे, वॉल्यूम में इसका एक क्वेश्चन एक डिस्कस करूंगा इसके नीचे। सो एरिया 2A है, तो देखिए आपका एक्सप्रेशन बना 1/4 रो एल अपॉन ए। तो आप जान रहे थे कि यार रो एल अपॉन ए जो है वो तो 4 के बराबर है, लेकिन इस नई वायर की रेजिस्टेंस आ रही है 1/4 रो एल अपॉन ए, सो यू विल राइट 1/4 रो एल अपॉन ए की जगह 4, 4 से 4 कट गया, यू विल गेट 1 एज आंसर। तो वो सेम मटेरियल की वायर जिसकी लेंथ जो है L/2 थी, एरिया 2A था, उसकी रेजिस्टेंस 1 निकली। देखिए सेम मटेरियल की थी, रजिस्टिविटी सेम थी, लेकिन हमने ऊपर डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस एक डायमेंशन डिपेंडेंट है, क्रॉस सेक्शन डिपेंडेंट है, तो आपने सेम वायर थी लेकिन उसका रेजिस्टेंस जो है आपके पास डिफरेंट आ गया। तो जैसे इस पे कुछ क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं पेपर्स में, जैसे मान लीजिए आपको कहा जाएगा कि एक वायर है आर, रो एल अपॉन ए, ये उसकी रेजिस्टेंस है, एल उसकी लेंथ है, ए उसका एरिया है। दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। अब क्या हुआ कि आपने कहा कि हमने उसी वायर को उसकी लेंथ को डबल कर दिया, लेट सपोज ऐसा क्वेश्चन है, उसी वायर की लेंथ को डबल कर दिया,
देखिए स्टूडेंट्स, आप डबल करें चाहे जो करें उस वायर को, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है AL। ओके, अगली बार भी उसका वॉल्यूम V ही रहेगा, पर अब आप कह रहे हैं कि आपने लेंथ को डबल कर दिया, ठीक है कर दीजिए, तो ऑब्वियसली एरिया क्या करना पड़ेगा, मुझे हाफ करना पड़ेगा, ताकि फिर से वॉल्यूम क्या है, AL आ जाए। तो व्हाट इज़ द न्यू रेजिस्टेंस ये पूछेंगे तो न्यू रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, रो को रो भरेंगे, लेंथ डबल कर दी तो ऑलवेज रिमेंबर एरिया आपका हाफ हो जाएगा, तो A/2 2 पर चला जाएगा, ये बन जाएगा 4 रो L/A। सो व्हाट इज योर न्यू रेजिस्टेंस, इट इज सिंपली 4 times the previous, so it is 4R। so use this concept to solve the problems। अगेन सीधी सीधी बात है कि लेंथ अगर उसी वायर के आपने 3L कर दी तो आप याद रखिए एरिया को A/3 करना होगा, क्योंकि आपकी वायर का वॉल्यूम रहने वाला है कांस्टेंट। तो इसी सेम तरीके से लिख के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें अब रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाएगा। देखिए दो कॉम्बिनेशन होंगे आपके पास, एक होगा सीरीज और एक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। आई होप आप सबने पढ़ा है, सीरीज में जब जोड़ी जाती है रेजिस्टेंस तो उसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू बनता है, सीरीज में लिख लेता हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि इसकी डेरिवेशन भी आपको आ सकती है। तो सीरीज में होता है R1 + R2 + R3, और पैरेलल में जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके पास आएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। मैं अभी सिर्फ फॉर द 3 रजिस्टर्स आपसे बात कर रहा हूँ। सो RS का R1 R2 R3 और पैरेलल का 1/समथिंग, अब 4 होंगे तो ऐसे प्लस करते जाएंगे, सिमिलरली पैरेलल में भी वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे। तो ये तो हो गए फॉर्मूले कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस निकालने के। अब आप देखिए ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन है और ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। These are some cells there, this is key, this is closed, so circuit is flowing there, this is ammeter, positive terminal of battery, then we have positive of ammeter, negative, and then we have 3 resistors और उनके across हमने एक voltmeter लगाया है। voltmeters are always connected in parallel और voltmeter जुड़ा है x और y points और इन तीनों resistors के across, so ये नापेगा इनके across की voltage, कि इनके across क्या voltage है। देखिए स्टूडेंट्स, सीरीज़ की बात करें तो आप देखिए करंट फ्लो करेगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो सीरीज़ में देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। करंट जो है वो बेसिकली सेम रहेगा, सभी रजिस्टर्स में से सेम करंट फ्लो करेगा, सेम करंट। दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट सीरीज सर्किट। दूसरा, ये जो बैटरी है मान लीजिए V वोल्ट की है, तो आउट ऑफ दैट V वोल्ट, क्या मतलब है इस बात का, देखिए X और ये पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ, तो देर इज अ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम X to O, डेफिनेटली इट मीन्स रजिस्टर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज का डिफरेंस होगा। सिमिलरली इसको मैं P मान लेता हूँ, तो O और P के बीच में भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी करंट फ्लो कर रहा है। सिमिलरली P एंड Y, तो आउट ऑफ दैट टोटल वोल्टेज सम वोल्टेज गेट ड्रॉप अक्रॉस R1, सम अक्रॉस V2, सम अक्रॉस R2, और कुछ वोल्टेज जाएगी R3 के अक्रॉस। तो इस तरह से वोल्टेज गेट डिवाइडेड इन दैट सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इसको मिल रहा है V1, इसको V2 V3, बाकी टोटल वोल्टेज सर्किट का V है। और करंट के लिए देर इज ओनली वन पाथ। तो सीरीज में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कट पड़ जाता है, मतलब आप R2 को काट देते हो, तो किसी को भी करंट फिर मिल नहीं पाएगा, सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ये सीरीज की एक डिसएडवांटेज भी है, मतलब कि अगर एक एलिमेंट आपका खराब है तो फिर बाकियों की रिक्वायरमेंट या बाकियों में से करंट या वो करंट को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं एक्सप्रेशन की। तो जैसे मान लीजिए कि इस R1 को जो वोल्टेज मिलता है वो V1 है, तो इसके ऊपर हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सो V1 इज इक्वल टू IR1। सो सिमिलरली V2 इज इक्वल टू IR2 और V3 इज इक्वल टू IR3। सो आई कैन से दैट आउट ऑफ दैट नेट वोल्टेज दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3। ये स्टेप्स आपको लिखने हैं। आप लिखेंगे IR1 IR2 प्लस IR3, और 2-3 स्टेप्स में इसको कर लेंगे। I को आप कॉमन लेंगे, आपके पास बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर V नेट, IR1 R2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। देन यू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस गिवन सर्किट। मान लीजिए ये मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। दिस इज बैटरी V, R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट कर लिया, तो लेट सपोज उसकी रेजिस्टेंस को मैं RS मान लेता हूँ। दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन सर्किट इन 11.6 फिगर। तो इसमें भी करंट I फ्लो करेगा। देन हम इसके लिए भी V इज इक्वल टू IR का इक्वेशन लिखेंगे। सो दैट इज V इज इक्वल टू IRS। सो दिस इज द
equivalent circuit, so we can equate equation 1 with this equivalent equation, that is second. equate करेंगे जब आप, तो आपके पास I R S का आंसर आएगा I R1 plus R2 plus R3. These are the steps there. I से I कट जाएगा, तो आपके पास आर एस का आंसर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3. तो ये सीरीज़ का डेरिवेशन है रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का. तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस सीधे सीधे आपको ऐड करना है. देन आगे देखिए, आगे है पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम है. एक्स वाई पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं. एवरी रजिस्टर इज कनेक्टेड टू एक्स एंड वाई. R2 is also connected, R3 is also connected. So all are connected to the supply there. Supply means voltage there. And सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लगाया गया है. मतलब X और Y पॉइंट के अक्रॉस मान लीजिए 50 वोल्ट है, तो इसका मतलब R1 के अक्रॉस भी 50 है, R2 के क्रॉस भी 50 है और R3 के क्रॉस भी 50 है. स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि 150 टोटल है. सबके अक्रॉस सेम वोल्टेज है. जो बैटरी वोल्टेज है वो सभी को मिल रहा है. ओके, सो इट मीन्स दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम. जैसे वहाँ करंट सेम फ्लो कर रहा है सभी रजिस्टर्स में से, यहाँ सभी के अक्रॉस वोल्टेज सेम है. सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है I, बट देन ये करंट लेगा I1 डिपेंडिंग ऑन इट कि इतना ड्रॉ कर पाएगा, I2 और देन इट इज़ I3. फिर आगे सभी करंट जंक्शन की तरफ जाएंगे, पॉइंट Y की तरफ मिलेंगे और आपको फिर से आपका I मिल जाएगा. तो यहाँ पर पैरेलल में करंट जो है वो लाइक डिवाइड कर रहा है I में I2 और I3. सो दैट इज़ I देयर. ओके, सो यहाँ पर करंट ड्रॉ कर रहा है. तो लाइक अगेन हम फिर से यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे. तो अगर मैं आई नेट की इक्वेशन लिखता हूँ, आई का फॉर्मूला रहेगा लाइक V अपॉन R1. V क्यों? क्योंकि V सभी को सेम मिल रहा है. तो I2 की वैल्यू आएगी V अपॉन R2, V अपॉन R3. सो इसको नोट कर लीजिए. फिर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दीजिए. लेट सपोज ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है. सो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसकी रेजिस्टेंस को मैं आरपी मान लेता हूँ. तो यहाँ से इसकी इक्वेशन बन जाएगी I इज इक्वल टू V अपॉन आर पी. सो दैट इज सेकेंड. जस्ट इक्वेट दीज टू इक्वेशंस. यू विल गेट V अपॉन आर पी इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3. V कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स. तो यहाँ से आपके पास बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और इट इज़ V अपॉन आर पी. तो V से V कट जाएगा. सो योर आंसर इज 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन और दिस इज द फॉर्मूला जो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के वक्त जो है इस्तेमाल करेंगे. तो ये ऊपर पैरेलल का हो गया और ये ऊपर सीरीज़ का दिया था, लेकिन नीचे एक और होगा आपके पास सीरीज़ में. सो इस तरह से आप सॉल्व करते जाएंगे फार्मूलाज. सो दीज आर द डेरिवेशंस. यहाँ पर इन्होंने डिराइव करके रखा है. ओके, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा जो पहले के पेपर्स में पूछे गए हैं. एक यहाँ पर ये रजिस्टर है 4 ओम, बेसिकली एक लैंप है. ओके सॉरी, दिस इज़ लैंप. लैंप ये है. लैंप की रेजिस्टेंस है 20 ओम और रजिस्टर की है 4 ओम. कंडक्टर ऑफ 4 ओम, मतलब ये कंडक्टर है बेसिकली 4 ओम का, जिसको रेजिस्टेंस है ये 4 ओम इसकी रेजिस्टेंस है. 6 वोल्ट की बैटरी लगी है. कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस. देखिए दोनों स्टूडेंट्स सीरीज़ में लगे हैं, क्लियर कट दिख रहा है. अगर रास्ता काट दिया जाए तो दोनों में से कोई नहीं चल पाएगा. तो सीरीज़ में सर्किट है इनका, सीरीज़ में जुड़े हैं, तो 20 और 4 का रेजिस्टेंस बन जाएगा. सिंपल प्लस करना है, सीरीज़ में 24 बन जाएगा. और आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, 24 आ गया. करंट थ्रू द सर्किट. अब करंट तो पूरे ही सर्किट में से सेम चलेगा, तो पूरे ही सर्किट में से अगर आप करंट निकाल रहे हो तो टोटल वोल्टेज भर दीजिए 6 और रेजिस्टेंस है 24. करंट इज़ V अपॉन आर, तो 6/24 करेंगे और आपके पास 0.25 आपका आंसर आ जाएगा. ओके, और जैसे तीसरा पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप एंड द कंडक्टर. अब देखिए आपने सर्किट देखा, सर्किट था सीरीज़. सीरीज़ में वोल्टेज होती है डिवाइड. सो लाइक इसको क्या वोल्टेज मिलेगी, आप इसके लिए अलग से इक्वेशन लिखोगे और इसके लिए अलग से इक्वेशन लिखोगे. मैं 4 ओम वाले के लिए लिखूंगा V इज इक्वल टू आई. इसमें से कितना करंट गया है वो तो सेम गया है, वो गया था 6/24 इंटू आर. इसकी रेजिस्टेंस है स्टूडेंट्स 4, तो इट इज़ लाइक 24/24, तो इट इज़ 1 वोल्ट. तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है 1 वोल्ट. ओके, अगर यहाँ आप वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वो रीड करता 1 वोल्ट. और ऑब्वियसली टोटल वोल्टेज 6 है, तो 1 इसको मिला, तो ऑब्वियसली इसको तो फिर 5 वोल्ट मिला होगा. सॉल्व भी आप कर सकते हैं
इस लैंप के लिए भी V इज इक्वल टू आई आर लिखा जा सकता है। सो I तो 6/24 सेम है क्योंकि सीरीज है और इसकी रेजिस्टेंस है 20। ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस। 6 4 24 एंड 4 5 20, सो यू विल गेट 5 वोल्ट एज योर आंसर। सो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि जिनके चांसेस हैं पूछे जाने के, और जिसमें विल ट्राई कि सारा सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस हो जाए। सो सबसे पहले मैं एक दो फॉर्मूले लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए आपके पास रजिस्टर्स जोड़े गए हैं सीरीज में। अब देखिए दो रजिस्टर हैं, एक की वैल्यू आर है, एक की वैल्यू आर है, तो टोटल क्या आंसर आएगा 2R। आर एस का आंसर आएगा 2R। लेकिन अगर ऐसे सारे रजिस्टर सेम है और n नंबर ऑफ रजिस्टर हैं तो आप याद रखिए आंसर आएगा आर एस का NR। दो थे तो 2R, n है तो NR, 5 है तो 5R। एक ये बात हो गई। उसके बाद ये रजिस्टर्स जोड़े गए हैं पैरेलल में। चलो मैंने 3 जोड़ दिए अभी फिलहाल। तो आपको अगर 1/RP पूछा जाएगा, मान लो इसकी वैल्यू आर है, इसकी आर है, इसकी आर है, तो आपका आंसर होगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। एलसीएम आएगा आर, ऊपर 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। सो 1/RP, आरपी की वैल्यू आ जाएगी R/3। ओके, इस तरह से आ गया। लेकिन अगर यही पैरेलल में सब आइडेंटिकल हो और ये इनका नंबर हो कि लेट सपोज n रजिस्टर्स हैं, तो आरपी का आंसर आएगा R/n। ओके, सो ये आप याद रखेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर्स आ जाएंगे। तो n रजिस्टर सीरीज में है तो RSNR आएगा। अगर n रजिस्टर्स पैरेलल में है तो आंसर R/n आएगा। 50 रजिस्टर्स हैं तो आंसर आएगा R/50, 100 हैं तो R/100 आ जाएगा। शर्त यह है कि सभी आइडेंटिकल होने चाहिए। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, ताकि हमारा रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में जो आएगा वो कवर हो जाए। तो जैसे मान लीजिए मैं एक ये क्वेश्चन ले रहा हूँ इस तरह से, जो 10th तक के लेवल में पूछे जा सकते हैं। तो ये A B लिख दिया मैंने और ये मैंने C लिख दिया। लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 5 है। तो स्टूडेंट्स आपको पेपर में पूछा गया कि आप RAC निकाल लीजिए, A और C पॉइंट्स के अक्रॉस की रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पहचानना है कि सर्किट कैसा है, कि सीरीज है कि पैरेलल है। ये मिक्स्ड ग्रुपिंग कर दी मैंने, इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है। तो देखिए RAC आप क्या करेंगे, A और C देखेंगे। आप देखेंगे कि A जब करंट फ्लो करेगा तो A से C जाने के पाथ कितने हैं। तो A से C एक पाथ तो ये डायरेक्ट जाता है, और ये दूसरा पाथ A से B होता हुआ C तक जाता है। आपका सर्किट शुरू हुआ A से एंड हुआ C पे। तो A और C के बीच में आपने पाथ देखे, दो पाथ हैं, एक 6 से डायरेक्ट और एक 5 और 5 से C तक। तो इसका मतलब 5 और 5 से तो ये 5 और 5 हो गए आपस में सीरीज में। तो आपका सर्किट अब इतना रह गया, A C और 6, और ये इस तरह का सर्किट है आपका बेसिकली 5 और 5। तो 5 5 का सीरीज 10 आ जाएगा। तो आपका सर्किट रह जाएगा 6, और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 10, और ये A है और ये B है, और ये फिर 6 और 10 दिख रहे हैं आपस में। सॉरी, इसका नाम सॉरी C था। 6 और 10 आपको दिख रहा है पैरेलल में है। तो आपका लास्ट में आंसर आएगा 1/RP इज 1/6 प्लस 1/10। सो आई होप ये एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेंगे। जो भी आएगा उसका रेसिप्रोकल भी आपको करना है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन AB, RAB, ओके, अगर इस तरह का आ जाता है 10th में, तो RAB पूछा जाता तो आपने देखना था A से B के कितने रास्ते हैं। तो उस सिचुएशन में आप इस तरह से देखते, RAB ये A था, ये B था, ये 6 था, ये 5 था और ये 5 था। अगेन मैंने कहा RAB स्टूडेंट्स, तो RAB आपसे पाथ देखना है आपने A से B तक का। तो एक रास्ता A से B डायरेक्ट जा रहा है और एक पाथ ऊपर से आता हुआ C से होता हुआ B तक आता है। तो दो पाथ हैं यहाँ पर। ओके, दो पाथ हैं तो AB के अक्रॉस तो दो पैरेलल में होंगे, पर दूसरे पाथ में ये जो 6 और 5 है ये तो एक ही रास्ते में पड़ गया। तो 6 और 5 हो गया सीरीज में, इसका बन जाएगा 11 और नीचे वाले का है 5। इट इज़ 11 और इट इज़ 5, सो दैट इज़ AB। अब क्लियर है सर्किट, A और 11 और 5 जो है आपस में पैरेलल में जुड़े हैं। सो 1/RP इज इक्वल टू 1/11 प्लस 1/5। इसको पैरेलल में सॉल्व कीजिएगा एंड गेट योर आंसर। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन हो गया। बाकी सीरीज में आपको पता ही है कि ये इस तरह का है, सीरीज लगे हैं मान लीजिए 3 6 9, और ये बैटरी लगी है मान लेते हैं 10 वोल्ट की स्टूडेंट्स। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप R नेट निकाल लीजिए।
तो दिख रहा है सीरीज में है, तो 6 3 9 9 9 18 आंसर आ जाएगा, 18 ओम। और करंट पूछ लेंगे तो करंट इज वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, 10/18 करंट आ जाएगा। तीसरी चीज पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। तो जब आप सीरीज का क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप आई आर का इस्तेमाल करेंगे। आई आपको पता है सभी में से सेम होगा क्योंकि एक ही पाथ है फ्लो करने के लिए। तो 3 में से जो करंट गया उसको लिखेंगे आप 10/18 और 3 की रेजिस्टेंस है 3, तो 3 6 18, तो 10/6 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम। सिमिलरली कोई पूछे व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6, तो आप लगाएंगे अगेन फॉर्मूला 10/18 multiplied by the 6. Okay, so 6 3s are, so it is 10/3. सिमिलरली आप वोल्टेज अक्रॉस 9 निकाल सकते हो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर एक एमीटर लगा है, वो क्या रीड करेगा, तो सीरीज में एमीटर टोटल करंट रीड करेगा जो कि आ रहा होगा आपके पास 10/18। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर। और थोड़ा आगे चलते हैं, अगर पैरेलल में क्वेश्चन आ गया या मिक्स्ड में आ गया, तो ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, इससे बड़ा क्वेश्चन 10th में नहीं आ सकता है। सो ये बैटरी लगी है, ये मान लीजिए 6 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है। तो आपसे पहला सवाल आ गया आर नेट निकालिए। तो 3 और 6 का पैरेलल कर लीजिए, 1/6 प्लस 1/3 कर लीजिए, 1/RP कर लीजिए। तो ये दिख रहा है आपको 3 और 6 पैरेलल में है, तो एलसीएम आ जाएगा 6 1 3 2 6, सो इट इज़ 3/6। इस तरह से आपने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, और रेसिप्रोकल करना है। ये बन जाएगा 6/3 जो कि आ जाएगा 2। सो आरपी की वैल्यू आ गई आपके पास 2 ओम। ये तो बन गया स्टूडेंट्स 2। ओके, सो बट ये जो दोनों है दोनों तो पैरेलल में थे, लेकिन इनका जो ग्रुप है वो 6 के साथ सीरीज में है। तो आर नेट आ जाएगा 6 + 2 मीन्स 8 ओम। ओके, और फिर आपसे आई नेट भी पूछा जा सकता है। आई नेट जब आप निकालेंगे तो आपको ऑब्वियसली टोटल वोल्टेज पुट करना है और टोटल रेजिस्टेंस पुट करना है। टोटल रेजिस्टेंस है आपके पास 8। आई नेट इज V/R। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर आई नेट, दैट इज 10/8। अगेन इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछी जा सकती है स्टूडेंट्स, तो अगेन आप 6 के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला V = IR। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बाकी देखिए जब करंट फ्लो करेगा फिर यहाँ वो डिवाइड करेगा खुद को, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द करंट अक्रॉस 3 ओम। कितना करंट यहाँ से जा रहा है, इसमें से थ्रू जा रहा है 3 ओम में से कितना करंट जा रहा है। तो उसका मैं शॉर्टकट आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। आपने क्या करना है, पीछे से जो टोटल करंट आया मान लीजिए 10/8 आया, अब 3 में से पूछा जा रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने टोटल करंट लिखना है 10/8। करंट यहाँ डिवाइड होगा स्टूडेंट्स इनवर्स रेशियो में, जिधर रेजिस्टेंस कम है उधर करंट ज़्यादा होगा। तो आपने कैसे करना है सॉल्व, 3 में से करंट पूछा है, टोटल करंट लेना है, इनटू 3 में से पूछा है, मल्टीप्लाई 6 के साथ करना है, डिवाइड 6 + 3 करना है, नीचे लिखना है 9। तो ये आपका करंट आ जाएगा, मतलब 60/9 8 द 72। दिस इज द करंट थ्रू 3 ओम। अब कोई पूछे कि व्हाट इज द करंट थ्रू 6 ओम, इसमें से कितना जा रहा है। और भी तरीके हैं निकालने के, आप वोल्टेज निकाल लीजिए 6 के अक्रॉस, फिर इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लीजिए, करंट आ जाएगा। बट ऐसे भी कर सकते हो आप 6 ओम में से करंट, आप क्या करेंगे, फिर से टोटल करंट लेंगे इनटू, बिकॉज करंट डिवाइड इन द इनवर्स रेशियो। तो अब आपसे 6 ओम में से करंट पूछा जा रहा है, तो आप 10/8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 को और डिवाइड करोगे दोनों के सम के साथ जो कि है 9, 6 + 3 9। सो ये आ जाएगा 30/72। तो ऊपर जा रहा है 60, नीचे जा रहा है 30। 30/72 तो ऊपर वाला डबल है, इसलिए डबल है 3 में से क्योंकि 3 की रेजिस्टेंस एग्जैक्टली 6 का आधा है। रेजिस्टेंस कम होगी, करंट वहां से ज़्यादा जाएगा। तो इस तरह के सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स अगर थ्योरेटिकली यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सीरीज़ में और पैरेलल में कौन बेटर है, तो बेसिकली ऐसे तो हम कह नहीं सकते कि कौन बेटर है, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। लेकिन अगर हम अपने जनरल हाउस होल्ड एप्लीकेशन के हिसाब से कहें
तो हमारा जो पैरेलल सर्किट है, ओके, पैरेलल सर्किट है, दैट इज़ बेनिफिशियल, दैट इज़ एडवांटेजियस टू, हमारे को एडवांटेज देता है। वो क्या देता है कि पैरेलल सर्किट में अगर एक एलिमेंट जो है, एक डिवाइस जो है, अगर वो ख़राब हो जाता है तो बाकी रन करते रहते हैं, सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आती है। लेकिन अगर हम सीरीज़ में बात करते हैं तो सीरीज़ का मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक एलिमेंट अगर आपका ख़राब है तो पूरा सर्किट काम नहीं कर पाएगा। तो मेजर डिसएडवांटेज है दैट वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क देयर। तो एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो सीरीज़ और पैरेलल का जो है वो एडवांटेज भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो हमारे जो डोमेस्टिक सर्किट्स हैं, हाउस होल्ड सर्किट्स हैं, वो सारे पैरेलल में होते हैं। अगर एक डिवाइस आपका ख़राब है तो बाकी वर्क करते रहेंगे, एक एलिमेंट ख़राब है तो बाकी वर्क करते रहेंगे। तो ये सीरीज़ और पैरेलल का डिफरेंस है। तो एडवांटेज कहें तो पैरेलल, लेकिन स्टिल अगर बड़े ब्रॉड वे में देखें तो कौन फ़ायदेमंद है, इट डिपेंड्स टोटली ऑन द एप्लीकेशन। अगर हाउस होल्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर वी नीड दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर हमें एडवांटेज देता है। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। लाइक ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं कि जैसे ये 2 3 6 है, कैसे जोड़ें कि टोटल 4 आ जाए, कैसे जोड़ें कि 1 आ जाए। देखिए सीरीज़ में आप याद रखिए रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है, फार्मूला आपने देखा R1 R2 R3। और पैरेलल में जो है आपका रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली डिक्रीज़ कर जाता है। सीरीज़ में रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि 2 3 और 6 को हम कैसे जोड़ें कि नेट आंसर अपने पास 4 ओम आ जाए। सो वी हैव टू थिंक सूटेबल कॉम्बिनेशन बना के हम सोच सकते हैं। देखिए अगर मैं सीरीज़ में जोड़ देता हूँ तो 6 3 9 2 11 हो जाएगा। पैरेलल में जोड़ देते हैं तो इट इज़ लाइक 1/2 1/3 प्लस 1/6 करेंगे, 6 एलसीएम आएगा। आप आई थिंक जानते हैं पैरेलल का फॉर्मूला डिस्कस किया, 2 3 6, सो इट इज़ 3 एंड 3 2 और अपने पास 6 वन ज़ा। तो ये तो 6/6 जो है वो तो 1 आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 कब आएगा, तो 1 आ रहा है जब हम इसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं। तो अब हमें पूछा गया था एक 1 और एक पूछा गया है 4, तो 1 तो हो गया हमारा। तो 4 में देख सकते हैं हम लाइक 3 और 6 का पैरेलल जब करेंगे आप लाइक इस तरह से करेंगे, ये 3 ले लीजिए और ये 6 लीजिए। आपने कभी क्वेश्चन किए होंगे प्रैक्टिस, तो 3 और 6 का 2 आता है आंसर पैरेलल में जोड़ने पर। तो ये आप कॉम्बिनेशन डिज़ाइन कर सकते हैं 3 6 और 2। तो 3 और 6 का पैरेलल आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 2, और इसका आएगा आपके पास 2, और वो 2 और 2 को सीरीज़ में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 4 ओम। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। और जैसे ये क्वेश्चन है कि हाईएस्ट क्या होगा, हमने डिस्कस किया सीरीज़ में हाईएस्ट होता है और पैरेलल में लोएस्ट होता है। तो सीरीज़ में हाईएस्ट आएगा तो 4 8 12 24 यू कैन सॉल्व। सो आगे चलते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो करंट का हीटिंग इफेक्ट मींस व्हेनेवर सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो आपने देखा होगा जो वायर्स होती हैं वो हमारी हीटअप हो जाती हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के फ्लो करने की वजह से वी गेट हीट इन द दैट वायर्स, ओके, वो हीटअप हो जाता है। तो ज़्यादा हम सीधा डिस्कस करते हैं कि यहाँ से आपसे पूछा क्या जा सकता है। हीटिंग इफेक्ट आएगा आपको डिराइव करने का, तो आपको लिखना है कि जो हीट होती है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फॉर द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। तो इसको जोड़ेंगे सो इट इज सिंपली आई स्क्वायर आर टी, एंड सो लाइक इट कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर आर टी। तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू सिर्फ 1 है, लाइक हीट जो है अपने इन फैक्टर्स पर ही डिपेंड कर रहा है, आई स्क्वायर पर, आर पर और टी पर। सो दैट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ओके, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है। सो दैट इज एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो लाइक यू नो वेन एवर वी हैव सम बैटरी, दैट बैटरी सप्लाई द चार्ज देयर। सो काफ़ी देर के लिए अगर अपना करंट फ्लो करता है तो डेफिनेटली वहाँ पर वो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, बिकॉज वी आर एक्सपेंडिंग सम एनर्जी देर, हम कुछ खर्चा कर रहे हैं वहाँ पर, एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं थ्रू द वायर इन मेंटेनिंग द करंट। सो सम ऑफ दैट एनर्जी इज बिंग स्पेंट इन टू हीट। सो हीट की फॉर्म में वो वहाँ पर लॉस हो जाता है। सो उसको हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं करंट का। सो ये उसका एक्सप्रेशन है एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी करके। तो ये एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा, और क्वेश्चन में भी हीट के क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इसका अगर आपको डेरिवेशन आता है थोड़ा सा लिखने को तो यू कैन राइट लाइक दैट। इस तरह से 3 इक्वेशन बना के अल्टीमेटली आई स्क्वायर आर टी आप लिख सकते हो। सो बाकी जैसे अब क्वेश्चन है हीट के कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 840 वॉट।
तो ये उसका पावर रेटिंग है स्टूडेंट्स। ओके, पावर, अभी हमने पावर की बात की नहीं। सो बेसिकली पावर का फॉर्मूला अगर आपने 9th में पढ़ा होगा, सो इट वाज एनर्जी अपॉन टाइम, और सिंपली से दैट वर्क अपॉन टाइम, वहाँ आपने वर्क अपॉन टाइम पढ़ा होगा। सो पावर इज बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम, और वी कैन से दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम जनरली पावर कहते हैं। ठीक है, यहाँ हमने ऊपर थोड़ा पावर है डिस्कस किया। सो पावर इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क। और अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारा जो सोर्स होता है, हमारी जो बैटरी होती है, दैट हैज़ टू डू सम वर्क in maintaining the current in the circuit, so that rate of doing work per unit time is called the power there. Okay, so like power was basically work upon time। तो आपने देखा होगा कि हमने पहले एक्सप्रेशन लिखा था v इज अ w अपॉन q, तो यहाँ से w का एक्सप्रेशन आ गया वी क्यू। सो पावर कैन बी रिटन एज, वर्क की जगह आप लिख सकते हैं वी क्यू अपॉन टी। सो q अपॉन टी होता है स्टूडेंट्स i, तो पावर का एक्सप्रेशन बन गया आपके पास एक वी आई। ओके, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर पावर। पावर इज इक्वल टू वी आई, और यू सिंपली राइट पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ताकि आप एनर्जी को भी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने के लिए, कैन बी रिटन एज पावर इनटू टाइम। सो दैट इज हीटिंग इफेक्ट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। 840 वॉट जो है, इस रेट के साथ जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो एनर्जी कंज्यूम करता है व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। सो इट कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट, हीटिंग मैक्सिमम है, और 360 वॉट करता है जब हीटिंग मिनिमम है। वोल्टेज 220 है। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। देखिए पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं आप, पावर इज इक्वल टू वी आई, और यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। सो लाइक व्हेन इट इज़ कंज्यूमिंग एट रेट ऑफ 840 एंड वोल्टेज सप्लाई देके रखा है, करंट आ जाएगा। ये फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, पावर इज इक्वल टू वी आई, यू कैन गेट द आंसर फॉर योर करंट, because it is consuming at the rate of 840 when supply is 220, so you can solve for that। ये आ गया आंसर। और रेजिस्टेंस निकालना होगा अगर आपको उस समय आयरन का, सो दैट इज आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। सो करंट आपने सॉल्व कर लिया है यहाँ से, और आप वोल्टेज को उससे डिवाइड करके करंट, सॉरी वोल्टेज को करंट से डिवाइड करके रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आ गया हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट, तो उसमें सिंपली अगेन आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। सो इट इज़ मिनिमम रेट दे के रखा था 360, तो आपने लिखना है 360 अपॉन 220। यू हैव टू सॉल्व दिस, आपके पास करंट आ जाएगा। सिमिलरली आप उस समय रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, तो रेजिस्टेंस इज V अपॉन आई। वोल्टेज इज सेम देयर 220, और करंट इज 1.64। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। एक प्रॉब्लम हम और देख लेते हैं यहाँ पर, लाइक 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रजिस्टेंस। एक रजिस्टर में 100 जूल का हीट प्रोड्यूस हो रहा है, और हर एक सेकेंड में फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो रजिस्टर के अक्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो देखिए हीट दिया हुआ है, पोटेंशियल के लिए वी यूज द फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, और हमें हीट दिया है। हीट का फॉर्मूला होगा आई स्क्वेयर आर टी स्टूडेंट्स। टाइम भी दे के रखा है, हीट भी दे के रखा है 100, आई स्क्वेयर, रेजिस्टेंस भी दे के रखा है 4, टाइम दे के रखा है ईच सेकेंड। तो यहाँ से आप ऑब्वियसली 4 लाइक 4 टू ज़ा 25 आ जाएगा, तो आई स्क्वेयर आ जाएगा 25, तो आई आ जाएगा आपके पास 5, आई 5 आ गया। अब आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर की मदद से 20 वोल्ट। ओके, बाकी यहाँ पर मैं पावर के क्वेश्चन पावर के फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ। पावर इज वी आई, और पावर का एक और फॉर्मूला है वी स्क्वेयर बाय आर, और पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वेयर आर। ठीक है, आई स्क्वेयर आर, दीज आर द फॉर्मूलाज। ओके, इनका इस्तेमाल करके आप पावर के वेरियस क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में फॉर्मूला यूटिलाइज करते वक्त आप ध्यान रखिए, हर फॉर्मूला सेम आंसर देगा, बट आपको केयरफुली फॉर्मूला अप्लाई करना है। कभी वोल्टेज स्टूडेंट्स पुट करते हैं, सो टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट कि जिसके अक्रॉस पावर पूछी है उसी के अक्रॉस वाली वोल्टेज भरी जाए। ओके, तो किसी डिवाइस की, किसी एलिमेंट की रेजिस्टेंस पूछी है, तो वहाँ पर उसकी रेटेड वोल्टेज भरी जाए, उसकी रेटेड पावर भरी जाए, देन यू विल गेट द राइट आंसर फॉर योर रेजिस्टेंस। तो ऑल formulas आर करेक्ट, ऑल मस्ट गिव द सेम आंसर,
समटाइम्स स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज कि ये फॉर्मूला कुछ और आंसर दे रहा है, ये कुछ और दे रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली देयर। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं, आपको एक एक पॉइंट को पढ़ना होता है और क्योंकि पेपर आपका यहीं से आता है। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखिए, आपने बहुत सारे डिवाइसेस देखे हैं जो हीटिंग इफ़ेक्ट पे काम करते हैं, जैसे आपका आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन है, आपका हीटर है, हीटर की कॉइल जो है वो ग्लो करती है हीट अप होने पर। सो देर आर सो मैनी डिवाइसेस जो हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं, जैसे कि जो भी एप्लीकेशन है, लॉन्ड्री, आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, ऑल दीज आर वर्क्स ऑन जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग। और दूसरा, हीटिंग में हम लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, ऊपर हमने बात किया, जैसे फिलामेंट है बल्ब का, टंगस्टन का फिलामेंट है, उसमें जब उसको हीटअप करते हैं तो हीटअप हो जाता है और वेरी हॉट और लाइट एमिट करता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू आप याद कर सकते हो, 3380 सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये चीज़ें भी पेपर में पूछी जा सकती हैं, तो इसको बल्ब्स के फिलामेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो इट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड, क्लोज एनवायरनमेंट में इसे रखा जाता है और इसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है वहाँ पर, केमिकली और आर्गन गैसेस, तो ताकि वो रिएक्ट ना कर पाए किसी के साथ और उसकी जो लाइफ है वो लंबी की जा सके। और वहाँ पर जो हीट कंज्यूम, पावर कंज्यूम कर रहा है, वो हीट की फॉर्म में अपीयर कर रही है, बिकॉज वो हीटिंग इफेक्ट पर ही काम कर रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट पर काम कर रहा है तो मतलब हमें बेसिकली उससे और तो कोई एप्लीकेशन लेना नहीं है, हमें उसे लाइट चाहिए। तो मीन्स इस लाइन का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द पावर जो कंज्यूम करता है वो हीट की फॉर्म में अपीयर कर जाती है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन लाइक लास्ट में जो कि है फ्यूज़, आप सभी ने फ्यूज़ के बारे में सुना होगा। फ्यूज़ मतलब जब भी कभी भी रेटेड सप्लाई से ज़्यादा करंट सर्किट में फ़्लो करता है तो अपना फ्यूज़ जो है वो मेल्ट कर जाता है और हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेता है, घर के सर्किट और किसी भी सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो फ्यूज़ एक सीरीज़ में लगता है, एक डिवाइस है जो सीरीज़ में लगता है, जो कि लाइक मेटल और एलॉय से बना रहता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब मीन्स हमारे जो घर में जो करंट है, जो भी किसी भी सर्किट में कोई करंट आ रहा है, अगर करंट उस रेटेड वैल्यू से ज़्यादा आ जाता है तो वी हैव दैट रेटेड वैल्यू, उस सर्किट के लिए एक पर्टिकुलर रेटेड वैल्यू होगा। तो एज वी नो दैट कि करंट से हीटिंग होता है, सो हीटिंग तो मतलब हमें जो अपना फ्यूज़ लेना होगा वो अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट का लेना होगा। तो जब भी किसी सर्किट में करंट रेटेड वैल्यू से ज़्यादा आएगा तो फ्यूज़ सबसे पहले मेल्ट करेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये सर्किट सप्लाई है और ये फ्यूज़ लगा है, और आगे फिर घर का सर्किट है, ये सर्किट है मान लीजिए और ये सप्लाई है, ये फ्यूज़ लगा है। जैसे रेटेड वैल्यू से आया फ्यूज़ आपका मेल्ट कर जाएगा, तो सप्लाई और जो घर का सर्किट है, कहीं का भी सर्किट है, वो ओपन सर्किट हो जाएगा और फ्यूज़ जो है आपके सर्किट को जलने से बचा लेगा। ओके स्टूडेंट्स, वेरियस रेटिंग के फ्यूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 5, 10 एम्पियर के। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल दे के रखा है, इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करता है। जब उसको 220 वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं तो वो बेसिकली 4.5 एम्पियर तक का करंट उसमें फ्लो करता है। तो इसमें जो है 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगता है। देखिए उसको चाहिए चलने के लिए 4.54 एम्पियर का करंट उस इलेक्ट्रिक आयरन को। ओके, वो इतना लाइक 1 किलोवाट का एनर्जी कंज्यूम, दिस पावर कंज्यूम करता है 220 वोल्ट पर, तो उसको 4.54 का करंट चाहिए चलने के लिए। अब जैसे मान लीजिए करंट 4.54 से ज़्यादा आ गया तो ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाएगा, तो डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो हमने वहाँ पर लगा के रखा है एक फ्यूज़, और वो लगा के रखा है 5 एम्पियर का। मीन जैसे ही 4.5 से ज़्यादा मीन्स वी कैन सपोज अप्रॉक्सीमेटली 5 एम्पियर, मतलब उसको 4.55 आसपास ही है। तो जैसे ही 4.5 से ज़्यादा करंट आया तो वहाँ पर लगा हुआ फ्यूज़ मेल्ट कर जाएगा। इसने सिर्फ एक इंटीजर में लेके रखा है, तो लाइक हम ऐसे रेटिंग नहीं लेते हैं लाइक 4.6 एम्पियर। सो फ्यूज़ आर लाइक 1 2 3 4 3 5, इस तरह से आपको लिखा गया है। तो 4.5 अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको वहाँ पर फ्यूज़ 5 एम्पियर का लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो आप 3 एम्पियर का फ्यूज़ नहीं लगा सकते, अदरवाइज़ तो आपके डिवाइस काम करने से पहले ही उसका फ्यूज़ मेल्ट करके उसको सर्किट से ओपन कर दिया करेगा। सो दीज आर द थिंग्स। और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर हमने थोड़ा ऊपर भी डिस्कस कर लिया। तो रेट एट विच वर्क इज डन, सो तो रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बिंग सप्लाइड और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बिंग डिसिपिएटेड
in the circuit or consumed in the circuit, the rate at which electric energy is consumed in the circuit. Power is basically energy upon time. नाइन्थ में आपने पढ़ा work upon time. So rate at which energy is being consumed in the circuit is called power. तो power का expression VI ऊपर हमने डिस्कस कर लिया इसे, ये फॉर्मूलाज हैं. पावर का SI यूनिट वॉट है. ओके, सो यू कैन डिफाइन द पावर लाइक यहाँ 1 वाट को जैसे डिफाइन किया गया है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कैसे डिफाइन करना है. सो लाइक व्हेन वी टेक वोल्टेज एज 1, करंट एज 1 एम्पियर. ओके, सो when like there is a device that carries a current of हम पावर को डिफाइन कर रहे हैं तो पावर हम कब कहेंगे कि पावर 1 वोल्ट है. ओके, सो व्हेन देयर इज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर across a voltage of 1 volt. Okay, so that then in that case the power consumed by the circuit is said to be 1 watt. So 1 watt is the power consumed by a circuit when a device is being operated on 1 volt and there is a current of 1 ampere there, then power is said to be 1 watt there. सो बाकी यहाँ पर एक अगेन एक प्रॉब्लम है जो आप 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, दैट इज़ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. ओके स्टूडेंट्स, पावर का एक्सप्रेशन हमने देखा एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का आ गया पावर इनटू टाइम. तो जो कॉमर्शियल यूनिट होता है एनर्जी का स्टूडेंट्स वो होता है किलो वॉट आर, दैट इज किलो वॉट आर. ये कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी का. मतलब जैसे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, आपके पास एक डिवाइस है जिसकी पावर है मान लीजिए 100 वाट और वो दिन में 2 आवर्स यूज़ करते हैं आप उसे, तो उसका एनर्जी जो वो कंज्यूम कर रहा है, पावर की जगह लिखेंगे आप 1000, टाइम की जगह लिखेंगे 2 आवर्स. टाइम आपको आवर्स में लेना है, पावर आपको किलो वॉट में लेनी है. ये वॉट में दिया है तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगी किलो वॉट में. तो ये बन जाएगा बेसिकली एनर्जी इज 1 किलो वॉट आर, 1 kWh, किलो वॉट आर सिंपली. तो उसने एनर्जी कंज्यूम की है 1 किलो वॉट आर. 1 किलो वॉट आर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दैट डिवाइस. तो 1 किलो वॉट आर यानी कि मतलब किलो वॉट आर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. और इसी किलो वॉट आर को कहा जाता है यूनिट ऑफ कॉमर्शियल यूनिट है. सिंपली यूनिट वर्ड आप जनरली आपने बोलचाल में यूज़ किया होगा कि हमने इतने यूनिट कंज्यूम किए हैं. तो यहाँ इस डिवाइस ने एनर्जी कंज्यूम किया एक दिन में 1 किलो वॉट आर, मतलब 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसने कंज्यूम कर लिया. ओके, जैसे मान लीजिए कोई डिवाइस है जो 5 किलो वॉट आर एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब वो खर्च कर रहा है 5 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब लेट्स सपोज एक यूनिट का प्राइस 2 रुपीज़ है स्टूडेंट्स, तो 5 यूनिट्स का प्राइस आ जाएगा 5 इंटू 2 मीन्स 10 रुपीज़, तो उसका बिल आ जाएगा 10 रुपीज़. तो एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखते हैं, एनसीईआरटी में ही गिवन है. पहला ये है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं. बल्ब को लगाया 220 वोल्ट के जनरेटर के साथ, करंट इतना है, पावर पूछा है. सिंपल, पावर इज वी आई, वी इज 200, आई इज 0.50. दिया था क्वेश्चन में 110 वोल्ट, आंसर आ गया. आगे करते हैं, ये एनर्जी का क्वेश्चन है. एक रेफ्रिजरेटर है जिसका रेटेड पावर है 400 वाट, 8 घंटे डेली चलता है. कॉस्ट ऑफ एनर्जी पूछ रहे हैं 30 दिनों के लिए और यूनिट प्राइस है स्टूडेंट्स 3 रुपये. देखिए क्या करना है, एनर्जी निकालना है. सबसे पहले एनर्जी निकलेगा पावर इनटू टाइम करके. उसकी पावर है 400, इसको डिवाइड करना है आपने 1000 से ताकि ये किलो वाट में कन्वर्ट हो जाए. टाइम 8 घंटे चलता है एक दिन में, तो ये एक दिन की एनर्जी कंजप्शन हुई. तो 30 दिनों की क्या होगी, आप इंटू 30 कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए. 3 2 3 ये कट गए, 8 3 24, 24 4 96, सो 96 किलो वॉट आर. तो इसने जो एनर्जी कंज्यूम की है वो है 96 किलो वॉट आर. 96 किलो वॉट आर का मतलब इसने कंज्यूम किए हैं 96 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब एक यूनिट का प्राइस है 3 रुपीज़, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल आ जाएगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा 96 इंटू 3 जो कि बनेगा 288 जो भी है. सो दैट इज़ द बिल इन रुपीज़. तो इस तरह से आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है. यहाँ तो एक ही डिवाइस दे के रखा है स्टूडेंट्स, बट स्टिल
in your paper, like there are सो मैनी डिवाइसेस देयर कि एक ही सर्किट में 10 डिवाइस लगे हैं, एक का एनर्जी इतना है, एक का पावर इतना है, तो बिल निकाल लीजिए. सो यू सिंपली राइट द एनर्जी इज पावर इनटू टाइम. जस्ट टेक केयर ऑफ दैट कि पावर आपको किलोवाट लेनी है, टाइम आपको आर भरना है, क्योंकि आपकी कमर्शियल यूनिट किलोवाट आर होती है. जितने किलोवाट आर खर्च किए उतनी इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम की है और उतने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं. सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स. और लाइक जैसे ये है, इसकी डेफिनेशन भी है अगेन, 1 watt hour इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 watt ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 hour. सो दीज आर द डेफिनेशंस. आप डेफिनेशंस फ्रेम कर सकते हैं अगर आप भूल भी जाते हैं तो इन द एग्ज़ाम यूजिंग योर formulas. So this is the discussion of this chapter, all about this chapter. So I hope it will help you in your exams. Thank you.